अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने और आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारगिल वॉर जो थी वो क्यों की गई और उसके बाद जीता कौन, हारा कौन और नुकसान किसका हुआ, फायदा किसको हुआ इसमें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो बहुत मच। मेहरबानी। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के दिन कारगिल की जंग खत्म हो गई थी और ये मई के शुरू में ये सिलसिला हुआ था और ये इसमें कई जाने गई, बहुत लोगों यानी एक बड़ा सीरियस मोमेंट था। इसकी बैकग्राउंड ये है कि अ, ये जो इलाका है ना, सीज फायर जब हुआ 1947 में और उसके बाद 65 वॉर के बाद एक लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये कारगिल जो है यहाँ से इंडिया ने एक रोड बनाया हुआ है जो श्रीनगर और लेह, जो लद्दाख जो है ना उनका, उसको कनेक्ट करता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव रोड है। अगर इस पे कब्जा हो जाए किसी का और का, तो इंडियन कनेक्शन विद लद्दाख इज कट ऑफ और कश्मीर के इशू पे फिर इंडिया जो है वो एक और सिचुएशन में आए। तो हुआ ये है कि 1972 के आगरा जो है अग्रीमेंट समिट के बाद, उसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, वो जब यहां पहुंची ना ग्लेशियर्स के ऊपर, तो वो अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। एंड पता नहीं वो कौन सा वो रेफरेंस है, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स द ग्लेशियर्स कंटिन्यू, दे डिडंट डिमार्केट द ग्लेशियर्स डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ गए आप? जी इस दौरान में टूरिज्म जरा वेस्टर्न वर्ल्ड लोग आए, वो यहाँ पे ग्लेशियर्स पे, पता है वो क्या होती है यार, स्कीइंग और ये और वो बहुत करते हैं। तो पाकिस्तान स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल टीम्स स्कीयर्स की जो आती थी। समझ गए आप? जी विच द इंडियंस नोटिस, और उन्होंने कहा ये ना हो कि जहाँ पे ये करवाते हैं ये उसको कैप्चर करके अपना बॉर्डर बना लें। So the first move then was made by India to post people there, जहां पे वो समझते थे कि इससे इधर नहीं पाकिस्तान आ सकता। ठीक है। अब वो ये है कि वो बहुत हाइट पे है, मतलब आप मेरे जैसे लोग जो है ना, वो तो वहां पे जम ही जाए 10 मिनट के बाद। वहां पे महीनों रहना, फ्रॉस्ट बाइट्स, फुट बाइट, चेहरा, तो यू नीड all sort of equipment and it is the harshest conditions of life. तो होता ये था कि इंडियंस आफ्टर दे हैड एस्टेब्लिश्ड देयर व्हाटएवर, वो जब जब बहुत सर्दी होती थी तो वो नीचे आ जाते थे अपने कारगिल। कारगिल इज आई थिंक 18,000 फीट हाई एंड मोर, वेरी बहुत ऊंची जगह पे है। तो वहां से उनके बंकर्स वो छोड़ के नीचे आ जाते थे और मई में वो वापस आ जाते थे अपनी पोजीशंस पे, थिंकिंग कि ये खाली रहेंगे, इन पे कौन आएगा। अब इसकी थोड़ी पॉलिटिकल देखें हमारी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सारी दुनिया में जो ग्राफ नीचे गया है ना, वो ये सो कॉल्ड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद गया है। वो क्यों? 1998 में बीजेपी आई, आते साथ उन्होंने मई के शुरू में अपने वो न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए। मई के एंड तक पाकिस्तान ने भी कर दिए, तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गई, विच वाज अ न्यू थिंग इन द सबकॉन्टिनेंट्स पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं कि वो आर्म रेस का लेवल ही बढ़ गया फ्रॉम कन्वेंशनल टू न्यूक्लियर। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर बीजेपी, वो ऐसे है कि नवाज शरीफ मेट सबसे पहले, थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर थे इंदर कुमार गुजराल, भाई दे वो पीछे से जेलम से हैं गुजराल साहब। तो वहां पे पहली बात इनकी शुरू हुई कि यार अब वाई शुड वी कीप ऑन फाइटिंग, लेट्स डिस्कस एंड सेटल इश्यूज। लेकिन व्हेन वाजपेयी केम, ही केम विद अ मेजॉरिटी, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी और थी। एंड
देन वाजपेयी साहब एंड नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, दे बेट। ये होती थी सार्क की कॉन्फ्रेंसेस, वहां मिलते थे। तो वहां पे इन दोनों की जब बात हुई तो डिसाइड हुआ कि नो मोर अपना वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, वी विल लर्न टू लिव इन पीस, और जो भी हमारे प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग कश्मीर, उसको किसी ना किसी तरीके से हम एमिएबली, यानी गिव एंड टेक ही होती है ना इस सिचुएशन में, हम इसे हल कर लेंगे। उस स्पिरिट के बाद वाजपेयी साहब एक पूरा डेलीगेशन लेके आए पाकिस्तान, जिसमें उनके वो जर्नलिस्ट और वो बॉलीवुड एक्टर्स और राइटर्स जो वेस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो काफ़ी उनमें से थे। मसलन ग्रेट मैटनी हीरो देवानंद, जो गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, बीए ऑनर्स उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है, वो आए। और सिंगर महेंद्र कपूर आए, और कुलदीप नैयर, और आई थिंक सो मेनी अदर पीपल हु एक्चुअली वर वेस्ट पंजाब पीपल। तो इस स्पिरिट में वो मीटिंग हुई और फिर लाहौर अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें ये सारी चीजें हैं कि वी आर टू नेशंस। बल्कि वाजपेयी साहब का एक बहुत बड़ा एक्ट है उसके अंदर। देखें, जो हिंदू राइट विंग है उन्होंने तो कभी पार्टीशन को माना ही नहीं, और कांग्रेस पे इल्जाम देते रहते हैं, विच आई डोंट थिंक आर इज जस्टिफाइड, बट लेट्स फॉरगेट दैट। वो आए, उन्होंने कहा आई वांट टू गो टू लाहौर मीनार, हाँ जी, जहाँ पे ये 23 मार्च का वो हुआ था पब्लिक मीटिंग, जहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड हुई थी। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि आज तक हमने ये जो पार्टीशन को नहीं माना, लेकिन अब हम मानते हैं कि दो मुल्क हैं और दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वर्क टूवर्ड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये सार्क का चार्टर भी तो यही कहता है ना, समझ गई आप? अब ये जहां पे हो रहा था, और तो इन्होंने फरवरी के अंदर ही, कुछ कहते हैं जनवरी में से शुरू कर दी थी प्लानिंग इसको सैबोटाज करने की। और जैसे कि पहले हुआ है 3 दफा कश्मीर के, पहले वो जो हुआ था 47 48 में, फिर 65 वॉर में, ओपन इन्होंने कोई वॉर डिक्लेयर करके नहीं भेजे लोग, यही कहा कि ये तो मुजाहिदीन है। तो मई में जब वो वापस आना शुरू हुए तो उन्हें पता लगा यार ये तो सारे ऑक्यूपाइड हैं, और वो पूरा इलाका, कोई कहता है 120 से लेके 200 किलोमीटर्स तक, कुछ तो 500 किलोमीटर्स तक कहते हैं, उस माउंटेन रेंज के ऊपर पाकिस्तानी जो है ना वो आके बैठ गए थे। सो अब आप जो सवाल करना चाहती हैं, मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है कि ये क्यों हुआ। एक और बात बता दूं, जैसे मुझे समझ आती है, परवेज मुशर्रफ और उनके जनरल्स का ख्याल था कि अगर हम ये कारगिल के बाद ये रोड कैप्चर कर लेना तो इंडिया वुड बी ऑन द बैक फुट, और कश्मीर के इशू पे हम फिर अपनी जो कंडीशंस हैं वो मनवा लेंगे। इस किस्म की सोच थी। बट लेकिन सर जी, जी जी, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ कि जी क्यों इन्होंने ये किया। जी, लेकिन सर साथ साथ ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, परवेज मुशर्रफ ने खुद ही सब कुछ प्लान किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, और आज सब लोग इस बात को, कारगिल को एक ब्लंडर पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक हमारी गलती थी, एक ब्लंडर था जो किया गया। आप इससे मुत्तफिक हैं? आपको लगता है वाकई में ऐसा था? आप एग्री करेंगे इस बात से? पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है। इससे बड़ा ब्लंडर उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं हुआ कि आप कि गवर्नमेंट जो है, देखें दुनिया में लोग मानते हैं कि एक स्टेट होती है और उसकी गवर्नमेंट उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे तो जो आपकी वो डीप स्टेट, या वो एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कहे वही होता है। बट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक व्हेन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ इंडिया एंड देयर टू प्राइम मिनिस्टर्स agreed to work for peace under the SARC charter, इन हालात में अपनी गवर्नमेंट को सैबोटाज करके वहां पे ये जाके करना मिलिट्री
ये कू ही कह सकते हैं ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनी कू। क्योंकि इन्होंने किया क्या, इन्होंने आगरा समिट की जो सारी स्पिरिट है उसको दे थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो। ऐसे हुआ है, इससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आता बिगेस्ट ब्लंडर। लेकिन सर बहुत बार ये भी कहा गया है इंडियन मीडिया की तरफ से, और कई इंडियन जो आर्मी के लोग आते हैं शो में या वैसे बात करते हैं, कि पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। वो तो मेरी, अगर आपके पास किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, बिल्कुल है सर, पढ़िए जी। वो तो मैंने, वन ऑफ द ब्रिगेडियर नायर, जिनके बड़े पीछे से ये फुला एक तहसील है गुजरात शहर की, हमारे गुजरात की, वहां से ये फैमिली गई हुई है, नैयर नायर। उनसे उनके मैं घर गया था और पूरा उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा यार मसला ये हो गया था कि जंग के शुरू में जब पाकिस्तानी जो है ट्रूप्स हमने मारी, यानी वो, तो नॉर्मली जंग के बाद ये रूल्स हैं अग्रीड कि जंग खत्म हुई, डेड बॉडीज दोनों साइड्स आके अपनी ले जाएं, क्योंकि द सोल्जर्स फाइट फॉर द स्टेट, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते। तो दोनों साइड्स पूरी रिस्पेक्ट देती हैं इस चीज को कि द सोल्जर और द ऑफिसर लॉस्ट हिज लाइफ इन द कॉज ऑफ हिज नेशन। ये है ना सोच। तो अब वहां पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं, और जहां जहां फौज होती है वहां पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉड पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। बाद में फिर जब पाकिस्तान ने मान नहीं लिया कि ये हमारे ही हैं, तो आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगी कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगा के कैरी करके तो वो डेड बॉडी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो अब आप ये बताएं, आपने तो लोगों, मैंने तो उनसे किया जो उस जंग में हिस्सा ले रहे थे। ही वॉज वन ऑफ दोज हु फॉट इन द वॉर, और उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो समझ नहीं थी आ रही कि ये डेड बॉडी यहाँ पे तो सड़ जाएंगी। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिटर्न टू पाकिस्तान, बट इफ द पाकिस्तानी से कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते? तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को मिल जाती थी। सर मेरे शो में एक आर्मी ऑफिसर आए थे, मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर आए थे, और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे यही सवाल किया कि डेड बॉडीज आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो कहते हैं जी उधर जो है वो सीधा रास्ता नहीं है, खाइयां हैं और पता नहीं पहाड़ी है क्या है इस तरह का, तो वो हमें पता नहीं लग रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियंस अपनी लोगों की डेड बॉडीज जो है वो हमें पकड़ा रहे थे, मतलब ये हमारे मैं उनसे एग्री नहीं हूँ, और उन्होंने मेरे शो में आना भी बंद कर दिया, मुझसे नाराज भी हो गए। लेकिन ये कि वो बड़े गुस्से हो गए वो मेरे साथ। बात लेकिन यह है कि सर हम मानते इंडियंस क्यों नहीं अपनी गलतियों को? सर हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म हम तुमको मगर नहीं आती, ये शायद गालिब ने कहा था ना। वो पूरा शेर मुझे भूल जाता है, लेकिन उसका जो की वर्स का है वो तो मैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल कैरेक्टर है इसलिए मुझे हमेशा याद रह जाता है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, ऐसा कोई है लाइन। जी तो वो नहीं आती। आप ये अच्छा उनसे ये पूछें, इंडियन ने अपनी डेड बॉडी अगर दे दी हमें, हाँ जी, तो आपने क्यों ली? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उस इंडियन फैमिली को वो जाके क्या बताते कि कहाँ गया हमारा बंदा? अरे उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनके जंग के अंदर जो लोग मारे जाते हैं उनका बड़ा एक स्टेटस बन जाता है। तो वहां पे वो क्या करते? तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन ओनली रिंग योर हैंड्स के यार मैं करूं क्या। सर इन्होंने तो एक ने तो मुझे ये तक कहा, जब मैंने बांग्लादेश की बात की उनसे, कि कहा जाता है कि बांग्लादेश में बहुत रेप किए गए और
आर्मी कर रही थी, तो वो कहने लगे कि वो इंडियन फौजी थे जो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा, तो आई सॉरी, वाज क्या कहा? शॉक्ड क्या कहा? कि जो रेप हो रहे थे बांग्लादेश में 71 में, और कहा जाता है कि पाक आर्मी कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं, वो इंडियन आर्मी थी जो हमारी यूनिफॉर्म पहन के कर रही थी। तो वो तो नहीं, इस लेवल तक की बात कर उनको देते आप हैं। ये ऑन रिकॉर्ड ले आए कि गैरिजन स्टेट किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीकी, जो आईएसपीआर, जो हमारी हमेशा बयान देती है, उसके उस जमाने में वो हेड थे, कर्नल सिद्दीकी। उनकी किताब को मैंने कोट किया है कि कितने रेप हुए और क्या क्या वहां पे बातें हुई। तो ये पता नहीं कौन से आपने किसको बुला लिया था, मे आई नो हिज नेम, क्या नाम है उनका? सर मैं शो के बाद बता दूंगी, वरना वो उनके पीछे सब लग जाएंगे ट्विटर पे। लेकिन सर मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा है, और मैं उनको किसी दिन शो में बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, आएंगे तो सामने कहलवाऊंगी। लेकिन सर एक चीज और मुझे ये बताइए कि कुछ सीखा पाकिस्तान ने कारगिल वॉर के बाद, जो ब्लंडर किया, जो गलती हुई, कोई मतलब कुछ सीखने को मिला हमें कि हम सुधरे हों? उसके बाद फॉलो अप देख लो ना, अपना मोदी केम ऑन, वो जो एक वेडिंग थी शरीफ के घर में, और वहां पे इधर वो वापस ही वेंट बैक, तो इन्होंने वो पठानकोट वाला कर दिया था। तो नो, नॉट एट ऑल, इन्होंने कभी भी नहीं सीखा। काश ये सीख जाते ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान का अभी भी एक क्लेम लोग सुनने को तैयार होते। अब तो कोई सुनते ही नहीं है, आई कैन टेल यू दैट। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। अब तो अरब जो बैक करते थे, वो आप भी जानती हैं, वो भी बैकआउट कर गए हैं। टर्की का क्या रोल है मुझे समझ नहीं आता। एक दिन वो इंडिया को बेच देते हैं अपना वो ड्रोन्स, और वैसे वो पाकिस्तान के साथ भी हैं, ऐसे मैंने खबरें सुनी है। सो दैट्स इट। लेकिन सर कारगिल में ये भी सुना गया था ना कि वापस बुलवाया गया था परवेज मुशर्रफ और उनके लोगों को, और अमेरिका से जाकर रिक्वेस्ट की गई थी कि जी इस मामले को खत्म कीजिए। कहाँ तक सही है? नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, भाग के वहां पे, और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज शरीफ सेज के मुझे अपना ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ, कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुशर्रफ कहते हैं कि जी ही वेंट देयर ऑन हिज ओन, और हमारे इतने बड़े कामयाबी को इन्होंने जाके जीरो कर दिया। कोई ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया ने कहा था कि करवा दो हमारी सीज फायर, ये भाग के गए हैं। तो वंस अगेन दीज क्लेम्स, व्हाट शुड वी डू विद देम? ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना। मेहल वो लेकिन बड़ाइश की किताब है नवाज शरीफ के वर्शन पे, और परवेज मुशर्रफ की अपनी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर। उन दोनों को आप पढ़ लें। तो दोनों पे जो जो स्टोरी है कि दे वेंट टू अमेरिका बेगिंग फॉर क्लिंटन टू इंटरवीन एंड वो कोई सीज फायर करवा दें। तो लेकिन वहां सर ये पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही ना हो, आर्मी चीफ खुद अपनी तरफ से डिसीजन लेकर और इस किस्म का अटैक करे, या इस किस्म का ऑपरेशन मेरे करे? ख्याल से जो उन्होंने किया होगा ना, हम्म। कि मियाँ साहब को बुला लिया होगा और एक जनरल सी बात कह दी होगी। मियाँ साहब इज नॉट वेरी अटेंटिव, ये भी लोग जानते हैं। ये शायद मुशर्रफ ने भी लिखा है कि ही इज नॉट अ वेरी क्लेवर मैन। तो इस तरह राउंड अबाउट बात की होगी, पूरे डिटेल्स नहीं ना दी होंगी। तो बता भी दिया होगा टेक्निकली स्पीकिंग, और कुछ भी नहीं बताया होगा एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसे है। ये अपना इट इज अम्यूजिंग एट द सेम टाइम कि ये हो क्या रहा है। देखें, मैंने ये कहा है, when you go to war, already you have a long term strategic plan, you have tactics, you have a political thing to take up, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। थर्ड है इंटरनेशनल फोरम में आपने क्या बात करनी है। इनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। इनका असल में फेल यहाँ पे हुआ कि ये वो रोड कैप्चर नहीं कर सके। वो रोड कैप्चर करने के लिए शायद नीचे आना पड़ता। आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, उससे पहले ये पकड़े गए, तो लिहाजा वो हो ही नहीं सका।
तो आज तो खैर इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। ट्विटर पे मैं देख रही थी, सब हमारे जो दोस्त हैं उन सब ने पोस्ट लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये क्या हुआ था। लेकिन इससे बहरहाल यही है, रिजल्ट यही निकला कि पाकिस्तान ने सीखा कुछ नहीं। उसके बाद मजीद इस किस्म की बातें होती रही और कई इट्स जगह हम उससे आगे जी, बढ़ गए। जी। देखिए बैड ब्लड बहुत क्रिएट हुआ था, क्योंकि ये किस किस्म की जंग थी जिसमें इंडिया के बहुत लोग मारे गए हैं। देखिए आप जब पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं ना, और नीचे से लोगों ने आके वहां पे कैप्चर करना है, तो बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। यू आर एट द टॉप, you can look at all the people who are crawling, who are moving, and attack them. उनको तो अपनी एयर फोर्स पर लानी पड़ी पूरी। और एक्चुअली दे उन्होंने जंग को न्यूट्रलाइज किया है थ्रू द बो फोर्स। ये जो स्वीडिश गन्स हैं, द वॉर वाज एक्चुअली वन बाय द आर्टिलरी बॉम्बिंग। लेकिन उसमें इंडियन ट्रूप्स खासी दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सफर्ड इंजरीज। और वो इसीलिए अगर अब सेलिब्रेट करते हैं तो और वो क्या करें। एक इल्जाम तो ये भी लग सकता है ना कि व्हाई डिड यू अबैंडन ये बंकर्स। अगर ये ना करते तो पाकिस्तानी वहां पे आ भी ना सकते। तो एक इस किस्म की क्रिटिसिज्म इंडिया पे तो हो सकती है ना, कि दे डिडंट टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी वेरी सीरियसली। व्हाई शुड दे लीव द बंकर्स एंड कम डाउन। तो उसको भी उन्होंने कवर करना होगा ना, क्योंकि एक मेजर एरर उनका भी तो है ना डिफेंस के अंदर। अब ये मैं कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ आप इंडियन बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन आप मुझे बुलाती हैं एनालिसिस के लिए। सो आई हैव नहीं, टू बिल्कुल। we have to look at everything na. The बिल्कुल। Pakistanis would not have got there if the Indians had not vacated the bunkers. The question is, why did they abandon the bunkers? If they did, this is how it happened. इसीलिए उनकी बिल्कुल। कैजुअलिटीज हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि दोनों का पता चले कि किसने क्या किया, और जी, ताकि मेरे ख्याल इस किस्म के ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से। और इतने लोगों की जान चली गई, वो अफसोस होता है। किसी तरफ के भी लोग हों, बहरहाल इंसान है और इस तरह से जाने नहीं बिल्कुल। जानी चाहिए। बेनजीर ने तो कहा था कि 3000 वर किल्ड। मियां साहब का क्लेम है 2500 किल्ड हमारे। हाँ। अब इंडियन फिगर्स कम देते हैं, लेकिन खुद ही उनकी जो राइटिंग्स, मेरे पास 2-3 किताबें आई हैं इवेल्युएशन के लिए, जहां पे आई हैड टू गो थ्रू। उसमें उनको मानना पड़ता है कि बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं, बट दे डोंट गिव द एक्यूरेट पूरा नंबर। शायद वो नहीं देते क्योंकि बहुत ज्यादा हुई होंगी विच दे डोंट एडमिट। लेकिन बिल्कुल। उससे हुआ ये ना, बैड ब्लड जो हो जाता है क्रिएट। मुझे याद है उनके जो कैप्टन थे कपिल देव, ही केम टू टीवी। उनका आज तक हमारी इतनी प्यार मोहब्बत दोस्ती है, लेकिन ये देख के बाद तो फिर दिल ही नहीं किया कभी क्रिकेट खेलने को। फिर दोबारा मिले, फिर दोस्तियां हो गई। यू सी एट द लेवल ऑफ पीपल गुडविल बहुत है। आई एम माई सेल्फ विटनेस टू इट। मैं इंडिया जाता रहता हूँ, और जितने अपना इंडिया से लोग आते हैं पाकिस्तान की गलियों में, शहरों में, उनको लोग बड़े प्यार से मिलते हैं। तो लोगों के अंदर तो ये नफरत नहीं है, लेकिन अ वॉर ऑलवेज लीव्स अ वेरी वेरी नेगेटिव एटमोसफियर, जिसमें फिर कई साल लगते हैं दोबारा नॉर्मलाइज होने में। तो ये कारगिल की जंग जो शुरू की गई, इसमें एक और फैक्टर था कि इट इज वन वॉर फॉट बिटवीन टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। आज तक कभी नहीं हुआ कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की जंग हुई हो। लेकिन जो इनकी जंग हुई वो कन्वेंशनल वेपन्स तक रही। अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाते तो तबाही ही तबाही थी। बिल क्लिंटन ने तो कहीं लिखा भी है कि इट वुड हैव रिजल्टेड इन पता नहीं 500 मिलियन इंडियन स्किल्ड आउट ऑफ 1 बिलियन। हमारी तरफ 120 मिलियन आउट ऑफ 170 मिलियन जो तब हमारी पॉपुलेशन थी। तो ये भी हो सकता था। सो दैट्स सर द हम थिंग। हाँ जी। सर हमने तो पाव पाव के भी बना लिए हैं। शेख रशीद साहब कह रहे थे ना, हमने पाव पाव के भी बम बना लिए। और इस किस्म की, खैर हमारे यहाँ से नॉनसेंस किस्म की बातें की जाती हैं जो कि बड़ी बुरी और ये लगती हैं, सुनने और में भी अजीब लगता है। ये फेडरल मिनिस्टर बनाए हुए हैं हमारी हुकूमतों ने। व्हाट कैन वी डू भाई।
बिल्कुल, बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है जब इनके लिए शो किए जाते हैं और लोग सवाल करते हैं कि इंसान क्या जवाब दे। बहुत हुँ। शुक्रिया सर, कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू बहुत सो मच। मेहरबानी। थैंक यू सो थैंक यू। मच।